अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जुनू एंड द पीकॉक जो प्ले है उसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। इस प्ले के जो राइटर हैं उनका इंट्रोडक्शन, इस प्ले की समरी को, करेक्टर्स को, टाइटल सिग्निफिकेंट को, रिटन पब्लिश डेट को और सेटिंग को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको थीम्स की अच्छी तरह समझ आ जाए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इस वीडियो में इस प्ले के थीम्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस प्ले के जो थीम्स हैं वो हैं पॉवर्टी, रिलीजियन, नेशनलिज्म, द हॉरर्स ऑफ वॉर, जेंडर इनइक्वालिटी, डिसेप्शन और बेट्रियल। सबसे पहला थीम है पॉवर्टी का। ये थीम हमें प्ले के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि बॉयल फैमिली कोई इतनी वेल ऑफ फैमिली नहीं है। ये एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि डबलिन स्लम्स का पार्ट है। स्लम्स कहते हैं कच्ची आबादी को। और इस अपार्टमेंट में 2 रूम्स हैं और सिर्फ एक लिविंग रूम है 4 अडल्ट्स के लिए। और जैसे ही प्ले प्रोग्रेस करता है तो ये क्लियर हो जाता है कि इस फैमिली के पास सरवाइव करने के लिए कोई इतनी खास मनी नहीं है और जुनू वो वाहिद पर्सन है फैमिली में जो जॉब करती है और घर चलाती है, क्योंकि मैरी जो है इसकी बेटी वो स्ट्राइक पर है और जॉनी ड्यूरिंग वार अपनी एक आर्म से डिसेबल्ड हो गया था जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकता। और जुनू का हस्बैंड जैक भी कोई काम नहीं करता। जब भी उसे किसी काम के लिए कहा जाए तो वो फेक एक्सक्यूजेस देता है कि उसकी लेग्स में पेन है और ये अपना ऑल टाइम और मनी जॉक्सर के साथ ड्रिंकिंग करने में वेस्ट करता है। तो इन सब से हमें बॉयल फैमिली की पॉवर्टी का अंदाजा हो जाता है। तो ये थीम इन सब चीजों को ही शो करता है। उसके बाद सेकंड थीम है रिलीजन का। इस प्ले में डिफरेंट कैरेक्टर्स के रिलीजियन व्यूज भी डिफरेंट हैं। इट मींस जुनू एक ट्रेडिशनल कैथोलिक है और बैंथम एक थियोसोफिस्ट है और मैरी अपने व्यूज में बहुत एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक कहते हैं डाउटर पर्सनैलिटी वाले पर्सन को, कि ना तो वो गॉड की एग्जिस्टेंस पर यकीन रखे और ना ही मटेरियल फेनोमिनाज पर, और ना ही वो किसी गॉड पर यकीन रखता हो और ना ही डिसबिलीवर हो। तो मैरी ऐसी ही एग्नोस्टिक है कि वो ना तो किसी गॉड की एग्जिस्टेंस पर यकीन रखती है और ना ही वो डिसबिलीवर है। और जॉनी रिलीजियन में कंफर्ट फील करता है लेकिन वो एक रिलीजियन पर्सन नहीं है। उनके अपार्टमेंट में जो मैरी वर्जिन की पिक्चर लगी होती है उस पिक्चर के नीचे इन्होंने एक लाइट जलाई होती है। तो जॉनी ना उस लाइट के नीचे सेफ फील करता है और वो लाइट सिंबल है होप का। और जैक बॉयल एंटी रिलीजियस ओपिनियंस रखता है। जैक का बिलीव है कि चर्च की इंटेंशंस हमेशा अच्छी नहीं होती और ये हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करता। और इसका बिलीव है कि वो लोग जो बहुत रिलीजियस नजर आते हैं वो अपनी डेली लाइफ और एक्शंस में इतने रिलीजियस नहीं होते। तो ये था थीम ऑफ रिलीजियन। उसके बाद नेक्स्ट थीम है नेशनलिज्म का। तो शैनो केसी ने इस प्ले में आयरिश सिविल वार और नेशनलिज्म पर फोकस किया है। शैनो केसी ने इस बात पर भी फोकस किया है कि वार की वजह से जो वर्किंग क्लास होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो बेसिकली शैनो केसी ने इस प्ले में इस थीम के जरिए जो वार में वर्किंग क्लास को नुकसान होता है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो शैनो केसी का कंसर्न ये है कि वार की वजह से जो डबलिन स्लम्स में रहने वाली वर्किंग क्लास है उन्होंने पुअर्टी और एलियनेशन फेस की। तो बेसिकली शैनो केसी ने उस टाइम पर खुद एज अ लेबरर काम किया था और वो वर्किंग क्लास की अपॉर्चुनिटीज और लैक ऑफ राइट्स से टोटली अवेयर थे। और ये आयरिश ट्रांसपोर्ट एंड जनरल वर्कर्स यूनियन के मेंबर बन गए और आयरिश वर्कर्स के लिए इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे और इस प्ले में भी इस थीम को हाईलाइट किया। और उसके बाद थीम है द हॉरर्स ऑफ वार। शैनो केसी ने इस प्ले में वार के हॉरर्स को शो किया है एक ऑर्डिनरी फैमिली पर आयरलैंड सिविल वार के ट्रेजिक इफेक्ट्स के जरिए। इस प्ले के एक्शंस एक डोमेस्टिक सेटिंग में परफॉर्म होते हैं लेकिन उस सेटिंग में वार का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत तबाहकुन होता है। वो इस तरह के 2 मदर्स अपने सन्स को खो देती हैं। एक मिसिस टैंकर जिसके सन रूबी का इसी वार की वजह से मर्डर होता है और दूसरा जुनू का बेटा जॉनी जिसका भी वार की वजह से और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की तरफ से मर्डर होता है। सो डेथ के जरिए हमें आयरिश सिविल वार के हॉरर्स को दिखाया गया है। उसके बाद थीम है जेंडर इनइक्वालिटी का। जेंडर इनइक्वालिटी में हमें मेल और फीमेल के दरमियान कंट्रास्ट दिखाया गया है। इस प्ले में हमें वुमेन ज्यादा कंपैशनेट और इंटेलिजेंट दिखाई गई है देन मैन, और मैन हमें सेल्फ सेंटर्ड और कवर्डली और अल्कोहलिक दिखाए गए हैं, जबकि वुमेन
स्ट्रॉन्गर और वाइजर दिखाई गई हैं और विमेन इस प्ले में सफ़र करती है जस्ट बिकॉज ऑफ मैन। और ये भी शो किया गया है कि आयरलैंड में उस टाइम पर वुमेन के पास ज़िंदगी गुजारने के लिए लिटिल पावर थी और ये सब हम समरी में पढ़ चुके हैं। और जेंडर इनइक्वालिटी हमें इस सेंस में भी दिखाई गई है कि जूनू अकेली अपनी फैमिली के लिए कमाती है जबकि इसका हस्बैंड जैक कोई काम नहीं करता। वो अपना टाइम और मनी सिर्फ जॉक्सर के साथ ड्रिंकिंग करने में वेस्ट कर देता है। और मैरी जो एक इंटेलिजेंट वुमन है जो कि पुअर्टी में एक लेजी होपलेस फादर के घर पैदा हो जाती है और अब वो एक एजुकेटेड गर्ल है। और इसका स्ट्राइक एक्ट ये शो करता है कि ये गर्ल अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड हो सकती है। एंड एट द एंड ऑफ द प्ले शी इज लेट डाउन बाय ऑल द मेल कैरेक्टर्स, क्योंकि मैरी मेल की वजह से ही तबाही का शिकार होती है। वो इस तरह के शी इज प्रेग्नेंट बाय बैंथम एंड ही लीव्स हर। तो मैरी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे जब सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है तो कोई भी मेल उसे सपोर्ट नहीं करता। पहले तो बैंथम मैरी को धोखा देता है और फिर गुड बाय कहे बगैर गायब हो जाता है। और पहले जेरी डिवाइन मैरी से मोहब्बत करता है लेकिन बाद में जब उसे मैरी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो वो भी मैरी को रिजेक्ट कर देता है। और मैरी के घर में भी उसका फादर और उसका ब्रदर भी उसे ना तो पसंद करते हैं और थोड़ी सी भी सिंपैथी शो नहीं करते इसके लिए और इसका फादर इसे डिसऑन कर देता है। तो जस्ट इस टाइम पर एक फीमेल ही फीमेल को सपोर्ट करती है। डिस्ट्रॉय किसने किया है? मेल ने, और सपोर्ट वुमेन कर रही है। वो इस तरह के बैंथम ने मैरी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जूनू ही मैरी को सपोर्ट करती है। जब मैरी को घर से निकाला जाता है तो जूनू कहती है कि वो मैरी के साथ ही जाएगी और जूनू मैरी को लेकर अपनी सिस्टर के घर चली जाती है और ये डिसाइड करती हैं कि दोनों मिलकर बेबी की अपब्रिंगिंग करेंगी। होप सो इस थीम जेंडर इनइक्वालिटी की भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट थीम है डिसेप्शन का। डिसेप्शन का थीम इस प्ले में इस तरह एग्जिस्ट करता है कि इस प्ले जूनू एंड द पीकॉक में ऑल कैरेक्टर्स खुद भी धोखा खा रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। जैसे कि बैंथम बिट्रेज मैरी को बैंथम ने धोखा दिया है। वो इस तरह शी इज प्रेग्नेंट बाय बैंथम एंड ही लीव्स हर, वो इसे छोड़कर चला जाता है। एंड जॉनी बिट्रेज टैंकर्ड, वो इस तरह के जो मिसिस टैंकर्ड के सन रूबी का मर्डर होता है तो इस मर्डर की सारी इंफॉर्मेशन जॉनी देता है। So at the end of the play, Johnny also gets betrayed. प्ले के लास्ट पर जॉनी का खुद भी मर्डर हो जाता है। और उसके बाद जैक बिट्रेज जूनू को किस तरह जैक से धोखा मिलता है वो इस तरह के जैक एक्ट 1 में प्रॉमिस करता है कि वो जॉक्सर से नहीं मिलेगा और ना ड्रिंकिंग करेगा, सारी बैड हैबिट्स छोड़ देगा। लेकिन वो एक्ट 2 में फिर से जॉक्सर को पार्टी में इनवाइट कर लेता है और ड्रिंकिंग भी वो कंटिन्यू रखता है। और हमने प्ले के एंड पे देखा कि जैक बिट्रेज बाय बैंथम, जैक जूनू को धोखा देता है और जैक को खुद भी बैंथम से धोखा मिलता है। वो इस तरह के बैंथम एक्ट 1 में बॉयल फैमिली को ये बताता है कि उन्हें जैक के कज़न मिस्टर एलिसन की प्रॉपर्टी में से पैसे मिलेंगे। तो एक्ट 2 में बॉयल उसी मनी के बिहाफ पर बहुत सी मनी बारो करता है और बहुत सा फर्नीचर भी बारो कर लेता है कि जब मिस्टर एलिसन की प्रॉपर्टी के पैसे मिलेंगे तो वो ये मनी रीपे कर देगा। लेकिन एक्ट 3 में उन्हें पता चलता है कि वो सब फेक था, उन्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो जिनसे जैक ने फर्नीचर और पैसे लिए होते हैं वो सब आते हैं और अपना फर्नीचर लेकर चले जाते हैं। तो बॉयल अपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। तो इस तरह डिसेप्शन के थीम को इस प्ले में हाईलाइट किया गया है कि कैरेक्टर्स खुद भी धोखा खाते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। होप सो के सब थीम्स की आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी क्लियर है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ टाइम से आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।